फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स। स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सी बात, ये एक किताब है जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। इसके अलावा कोई किताब नहीं पढ़नी, यही आपकी बाइबल है, इसको ऊपर से नीचे तक पढ़ना है। जो भी कोर्स में लिखा है उसको पढ़ना है। इसके अंदर से टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। किसी भी बच्चे से पूछ लो, किसी भी टीचर से पूछ लो कि सबसे बढ़िया किताब कौन है, वो एक ही कहेगा एम लक्ष्मीकांत। पढ़ लो, इंडियन पॉलिटी पढ़ ली, सिंपल एंड शॉर्ट। ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे किताबों के बारे में। इसके नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। किताब लिखने में बहुत मोटी है और नोट्स बनाओगे तो बहुत कम रह जाता है। और अगर नहीं भी बना सकते हो, पहली बात तो बनाओ, खुद पढ़ के बनाओगे बहुत अच्छे से समझ में आता है। हमारे साथ भी पढ़ो, यहाँ से नोट्स बना लो। अगर इसको नहीं लेना है या इसको लगता है कि नहीं किताब से नहीं पढ़ना है, कुछ बच्चों को भी होता है किताब से पढ़ने का, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। हम लोग हैं आपकी हेल्प करने के लिए। हम लोग क्या, मैं एक्चुअली अकेला ही हूँ, लोगों को कुछ नहीं है यहाँ पे। मैं ही पढ़ाऊँगा आपको A to Z सब कुछ, डोंट वरी। तो बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी का बैकग्राउंड थोड़ा सा दिया हुआ है कोर्स में। कोर्स में उन्होंने कहा 1909 का और 1919, 1935 और 1947, ये अलग अलग एक्ट आए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के, अलग अलग नाम से। इनको पढ़ना है अकॉर्डिंग टू कोर्स। पर मेरा पर्सनल मानना है कि अपने को 1765 से स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ से भारत की पॉलिटी एक्चुअल में स्टार्ट होती है, या उसकी कम से कम फाउंडेशन स्टोन तो रखे ही गए थे। इससे पहले हर कोई अपनी मर्जी से अपना काम कर रहा था। ब्रिटिशर्स इंडिया में आ चुके थे इससे पहले, पर वो भी कुछ नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ बिजनेस कर रहे थे। देवर ओनली अ ट्रेडिंग कंपनी, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं थे। उनका काम था यहाँ से एक खरीदा, लेके गए वहाँ बेच दिया। थोड़ी बहुत उछला कूदी वो करते थे, क्यों, वो भी कंसेशन वंसेशन के चक्कर में, 2 पैसे इधर से बच जाए, 2 पैसे उधर से बच जाए। बाकी उन्हें इंटरेस्ट नहीं था इंडिया पे कब्जा करने में या इंडिया की पॉलिटिक्स में उतरने में। यहाँ से उनको समझ में आया था कि भाई सोने की चिड़िया हाथ लग गई, अब संभल जाओ, अब इसको पूरी तरह कब्जे में ले लेंगे, इसको लूट लेंगे, खसोट लेंगे, बहुत माल कमाएंगे, हमारी पीढ़ियाँ खाएंगी। यहीं से हमारी बदकिस्मती और अंग्रेजों की खुशकिस्मती स्टार्ट हुई थी 1765 से। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। एक छोटी सी बात और कर लेते हैं यहाँ से स्टार्ट होने से पहले, कि इंडियन पॉलिटी इज ऑल अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्यों बना, कैसे बना, इस चीज़ को समझ लेंगे तो इंडियन पॉलिटी को समझ लेंगे। क्योंकि बनाया लोगों ने ही है। बहुत बड़ी सभा थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया, जिसने बहुत लंबा समय दिया, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाए इस डॉक्यूमेंट को लिखने में, उसको तैयार करने में। पर वो भी स्टेप बाय स्टेप चले थे। एक सोच थी, सोच ड्रिवन थी आइडिया से, जो हमारे हिस्टोरिकल लर्निंग से आए थे कि हमारे देश को किस तरह चलाना है, क्यों चलाना है। भारत में सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आज रिजर्वेशन है, अब अभी भी होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, क्यों होनी चाहिए थी, कैसे होनी चाहिए थी, उस टॉपिक पे हम नहीं जाएंगे, हमारा काम नहीं है। रिजर्वेशन है तो क्यों है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लोगों को ये पता था कि बहुत से कास्ट, बहुत से लोग भारत की जनसंख्या में ऐसे थे जो वर्षों से प्रताड़ित थे, वो बैकवर्ड हो गए थे इस कारण से। उनकी एजुकेशन हो या इकॉनमी हो, वो हर चीज़ उनकी बैकवर्ड हो गई थी। तो उन्हें बाकी के लोगों के बराबर लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे देश का जो विचार था लोगों के दिमाग में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो बैठे थे एटलीस्ट, वो था कि इस देश का हर नागरिक बराबर हो। तो कुछ नागरिक तो यहाँ थे, उन्हें नीचे तो गिराया नहीं जा सकता, कुछ बेचारे बिल्कुल गड्ढे में गिरे पड़े थे, तो उनको उठाना था। तो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया। सोच थी, हिस्ट्री भी थी, सब कुछ था। इसी तरीके हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है। उस रीज़न को समझोगे, उस सोच को समझोगे तो पॉलिटी बहुत इजीली समझ जाओगे। और रटने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा भाई। बाकी के टीचर यही कोशिश करते हैं कि बच्चों को रटा दो रटा दो रटा दो, रटाने से नहीं होता है। आपको समझना पड़ेगा, समझोगे तो सब कुछ हो जाएगा। और समझाने का तरीका हमें आता है, हम समझाएंगे। आप सारे वीडियोस देखिए एक के बाद एक, गारंटेड है पॉलिटी में मास्टरी हो जाएगी। चलो बात कर लेते हैं 1765 में ऐसा क्या हुआ था कि सर बार बार 1765 करते हैं। कारण है कि 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनियाँ और भी थी, आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो समझ जाओगे। फ्रेंच की भी थी, पोर्चुगीज़ की भी थी,
पर हम पे राज किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड थी लंदन में, सबसे बड़ी बात। हाँ, ये ब्रिटिश के कहते हैं ना, ब्रिटिश क्राउन से कनेक्टेड थी, कनेक्टेड जरूर थी। इनके पास क्वीन का एक फरमान था, चार्टर था कि आप इंडिया जाओ, आप कुछ सालों तक फॉर अ टाइम बिंग आपकी मोनोपोली होगी, क्योंकि आपने उस नई जगह को ढूंढा होगा, उससे जो भी ट्रेड होगा बाय सी, इंग्लैंड में एटलीस्ट आपको उसकी मोनोपोली दी जाती है। तो ये कुछ लोग थे, एडवेंचरर थे एक्चुअली में, है ना। तो इन्होंने कहा कि भाई हम जाते हैं, हम ढूंढेंगे रास्ता, और हम ही वहाँ पे बिजनेस के हमें राइट्स दे दो, ताकि हमारा जो खर्चा होगा उसको ढूंढने में, करने में, उस एक्सप्लोरेशन में, वो हम कवर कर सके। तो क्वीन ने कहा ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यूरोप में इंडियन सामान की बहुत कमी हो गई थी। पहले जाता था, पहले बाय लैंड जाता था, ऑटोमन एम्पायर से, जो मिडिल ईस्ट था हमारा, उससे होते हुए जाता था, अलग अलग एम्पायर्स वहाँ रही। पर ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम 1600 के आसपास, नॉट दिस, 1600 के आसपास बड़ा एरिया बड़ा अनस्टेबल हो गया था, वहाँ से ट्रेड करना बड़ा मुश्किल हो गया था। ट्रेड फिर भी जारी था, मेडिटेरेनियन तक ट्रेड होता था, फिर वहाँ से आगे यूरोप में चला जाता था, इंग्लैंड भी जाता था सामान। पर प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि अब खतरा बढ़ गया था वहाँ पे ट्रेड करने में, तो खर्चा भी बढ़ गया था, चीज़ों के रेट बढ़ रहे थे। जैसे कि पेपर, फॉर छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, पेपर, काली मिर्च भारत से जाती थी इंग्लैंड। जब पहले धरती के रास्ते जा रही थी तो रेट सही था, ठीक ठाक था। पर जब वहाँ पे मामला बिगड़ गया, भाई अब धरती से नहीं आ पा रही है, आ भी रही है तो इतनी महंगी आ रही है कि पूछो मत। तो जब साले अंग्रेज, सॉरी डोंट यूज दिस वर्ड, बट स्टिल निकल जाता है हिंदुस्तानी, क्या करें। जब अंग्रेजों ने भारत का सीधा सी रूट ढूंढ लिया, तो वो सबसे पहले भर के ही ले गए थे, काली मिर्च 20 मसाले भर के ले गए, जो भी वहाँ पे जाके उन्होंने बेचा, 6 गुना प्रॉफिट कमाया। लोग कहते हैं, कोई 5 कहता है, कोई 6 कहता है। उन्हें समझ में आ गया कि भाई अब हमारे को ज़बरदस्त काम मिल गया, इस रास्ते से आना है, इस रास्ते से जाना है। तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम तक लगी हुई थी किसमें, बिजनेस करने में। अब 1765 में क्या होता है, उससे पहले इन्होंने थोड़ी बहुत वॉर्स करी। उसका मेन रीज़न था कि ये अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो इनके बिजनेस रिलेटेड थे, कि यहाँ से हम पेपर उगवा के लेके जा रहे हैं, सस्ते में ले जाएं, तो यहाँ के राजा से कोई ट्रीटी कर लेते हैं, किसानों को दबा लेते हैं, इस तरह की हरकतें करते थे। पर 1765 में क्या हुआ, 1757 में इन्होंने भारत के जो बड़े बड़े दिग्गज, आखिरी दिग्गज थे, नवाबो अवध थे, नवाबो बंगाल थे, और भारत के जो उस समय के मुगल शासक थे, उन तीनों को एक युद्ध में हरा दिया, है ना, बैटल ऑफ प्लेसी में। हिस्ट्री में है ये, आप पढ़ लेना, एक्चुअली में हम भी पढ़ाएंगे आपको। तो 1765 में उसको हरा दिया, और उसको हराने के बाद उन्होंने कहा अब तुमसे कंसेशन लिए जाएंगे। तो शाह आलम सेकंड थे मुगल एम्परर, इस 1765 के टाइम इनको दबोच लिया था, भैया हमें तो दीवानी दे दो। बिहार, बंगाल, उड़ीसा की भी नीति उन्होंने साथ में, उड़ीसा, ये 3 बड़े बड़े इलाके, इन तीनों की दीवानी उन्होंने ली। दीवानी का मतलब है वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गए। अभी इन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू करा। उन्होंने कहा भाई बड़ा तगड़ा धंधा है ये, तो पैसा ही पैसा, माला माल हो जाएंगे। ये तो छोटा सा एरिया अगर पूरे भारत पे कब्जा कर लें तो अपनी तो पोबारा हो जाएगी। तो इन्होंने अब धीरे धीरे उस तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू करे। अब इन्होंने ये काम 1765 में शुरू करा, प्रॉफिटेबिलिटी तो भाई साहब जो यहाँ थी वो यहाँ से यहाँ जाने लग गई। तो क्राउन को भी समझ में आ गया, क्राउन का मतलब इंग्लैंड के जो शासक थे, रूलर्स ऑफ इंग्लैंड, क्वीन, किंग, सब जो भी हैं उनको क्राउन कहा जाता है इन टोटैलिटी। तो क्राउन को ये समझ में आ गया कि भैया अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कमा रही है दबा के पैसा कमा रही है, इतना पैसा लेके आ रही है कि भाई ऐसा ना हो कि कल को ये इंग्लैंड पे कब्जा कर ले, कोई कू कर दे, हमें उठा के बाहर फेंक दे। ये जो हाउस ऑफ विंडसर है जो आज इंग्लैंड पे राज करता है, ये भी हमेशा से इंग्लैंड का राजा नहीं था, ये भी किसी को पटक के ही आए हैं। तो इनको भी घबराहट हो गई कि कल को ऐसा ना हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं, वो हमें बाहर उठा के पटक दें, इतना पैसा आ जाए, उनके बाद अपनी खुद की आर्मी खड़ी कर लें, हमारी आर्मी को पकड़ के कू करा दें। तो उन्होंने क्या किया, एक रेगुलेटिंग एक्ट लेके आ गया 1773 में।
इसका मेन पर्पस क्या था? अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतना पैसा कमा रही थी कि क्राउन उससे डर गया था, तो क्राउन की क्या कोशिश होगी कि इनको दबाया जाए, इनको किसी तरह से कंट्रोल करे। सिंपल सी बात है, आज मेरा भी कोई नौकर मेरे से ऊपर भाग रहा होगा तो मेरे भी दिमाग में आएगा साले को पकड़ के कंट्रोल करो भाई, तो कल को ऐसा नहीं हो कि अपन देखते रह जाए और ये अपना मालिक बन जाए। वही चीज़ इन्होंने करी। रेगुलेटिंग एक्ट लिया 1773 में, 8 साल बाद। इसमें इन्होंने कई बड़े काम करे। एक बड़ा काम तो था गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल था। कुछ प्रेसिडेंसी बन चुकी थी उस समय तक, प्रेसिडेंसी थी मैड्रास, बॉम्बे, बंगाल, ये बन चुकी थी, सब गवर्नर्स के अंडर में चल रही थी। तो गवर्नर ऑफ बंगाल को इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। कुछ लोग बोलते हैं सर वॉरेन हेस्टिंग्स, कोई बोलता है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। हमारे लिए सिर्फ वॉरेन हेस्टिंग्स है, हम नहीं मानते लॉर्ड वॉर्ड अपने घर में होगा भाई। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स जो था, ये पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना। गवर्नर जनरल गवर्नर ऑफ बंगाल से, गवर्नर ऑफ बंगाल का मतलब क्या था कि गवर्नर एक बंगाल में भी था, एक मद्रास में भी था, एक बॉम्बे में भी था, इक्वल थे ये सब। जैसे इसको गवर्नर जनरल की पदवी मिल गई है ना, तो ये इन सबसे ऊपर हो गया। बाकी गवर्नर ऑफ मद्रास था, गवर्नर ऑफ बॉम्बे था, वो इसके सब सर्विएंट हो गए। ये हो गया भाई साहब वॉरेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी कह दिया भाई ब्रिटिश क्राउन ने कि तुम जो कमा रहे हो इंडिया में, जो भी रेवेन्यू है तुम्हारा, जो सिविल और मिलिट्री अफेयर्स है, यानी किसी के साथ ट्रीटी कर रहे हो, किसी नए राजा के साथ, किसी का लैंड अपने अंडर में ले रहे हो, किसी को सहायता दे रहे हो, किसी प्रकार की मिलिट्री ब्रिगेड बना के दे रहे हो कि वो अपना अंदरूनी मामला को कंट्रोल कर सके, तो इन सब चीज़ों की रिपोर्ट देनी पड़ेगी बेसिकली, ताकि क्राउन को पता रहे कि एक्चुअल में पॉलिटिकल कंडीशन वहाँ पे चल क्या रही है इंडिया में। कल को ये नहीं हो कि इंडिया में बैठे बैठे ये बहुत ताकतवर हो जाए या बहुत बड़ी आर्मी क्रिएट कर लेंगे, उसको घर ले आए। तो इन सब चीज़ों पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी था। उसके अलावा क्या किया था, एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया कैलकाटा में। सुप्रीम कोर्ट बनाया क्यों? ताकि जो कंपनी में लोग काम कर रहे थे इंडिया के अंदर, वो क्या हो किसी छोटे मोटे राजा के कोर्ट में तो जाते नहीं थे, उनको पकड़ भी लेता था कोई राजा तो साले फौज लेके पहुंच जाते थे। और हिंदुस्तान के राजा उस टाइम तक ऑलमोस्ट खत्म से ही हो गए थे। जितने बड़े बड़े थे वो आखिरी 1757 की लड़ाई में हो गया उनका भी कार्यक्रम। उससे पहले टीपू सुल्तान भी हार चुके थे, उससे पहले अपने मुगल तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गए थे। अगर बात करें असली आखिरी मुगल औरंगजेब था, उसके बाद तो सब कर दिए थे। ये थोड़ा बहुत कुछ हाथ पैर मारे थे इन्होंने, शाह आलम था, एक दो और थे, पर कोई खास बात नहीं थी इनमें। तो इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट उस टाइम ऐसे हालात थे कि कोई अगर स्ट्रॉन्ग रूलिंग पावर आ जाए कमिटेड हो तो वो आराम से इंडिया में कब्जा कर सकती थी एज अ होल। और वही हुआ, यहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चालू हो गई। अब इन्होंने क्राउन ने कोशिश तो करी इन सब चीज़ों को करने की, पर पैसा बहुत आ गया था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद अब पैसा इतना आ गया था कि उनकी पॉलिटिकल पावर भी बढ़ गई थी इंग्लैंड में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, और बाकी के जो भी उनकी बॉडीज थी उनमें, तो ये पैसा बहुत था। और मोस्टली मेंबर्स भी किसी न किसी तरीके से इनसे जुड़े हुए थे। ठीक है, दूसरी बात क्या थी कि जो क्राउन था उसको भी इनके पैसे की जरूरत थी। जो टैक्सेस ये दे रहे थे, जो उनको पैसा कमा के दे रहे थे, तो इनसे घबराहट तो क्राउन को भी थी। तो 1773 के बाद आता है 1781 में एक नया एक्ट। आता है जिसको वैसे आम भाषा में बोला जाता है सेटलमेंट एक्ट। सेटलमेंट एक्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें ऐसे क्लॉज लाए गए थे जो 1773 के कंट्रोलिंग एक्ट को नलीफाई करते थे, उसकी लॉस को एटलीस्ट नलीफाई नहीं करते थे तो उनको माइल्ड तो कर ही देते थे, है ना। रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं इसको। मेरे को कंट्रोलिंग एक्ट याद रहता है, क्योंकि कंट्रोल करने की कोशिश करी थी क्राउन ने, पर हुआ नहीं उनसे। 1781 में क्या होता है साहब, सुप्रीम कोर्ट बनाया था 1773 में। ये कह देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो नहीं लागू होगा
ऑन मैटर्स ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू को जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया सुप्रीम कोर्ट के, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी रेवेन्यू। इसके साथ साथ उन्होंने बोल दिया कि भैया ऐसे एक्शंस जो थे जो रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड है वो भी इसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आएंगे। और यदि ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी सर्वेंट कोई ऐसा काम करता है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड है वो भी जुरिस्डिक्शन से बाहर ही होगा। चाहे वो उस केस में मर्डर करके आया हो, उसको सुप्रीम कोर्ट ट्राई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा था, वो मर्डर नहीं, वो एक पनिशमेंट मानी जाएगी। सारा खेल पैसे का था। ये सबसे बड़ी बात थी। दूसरी बात इन्होंने एक छोटी सी और करी कि इंडियंस जो थे कैलकाटा में, जो पर्टिकुलर कैलकाटा एरिया में रहते थे, वो सब भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में थे, है ना। सुप्रीम कोर्ट बनाया तो कुछ तो काम कराना है, तो उनके जुरिस्डिक्शन में डाल दिया लोगों को, इंडियंस को। बट जो हिंदू था उस पर हिंदू लॉ अप्लाई होगा, जो मुस्लिम था वो उस पर मुस्लिम लॉ अप्लाई होगा, और कोई तीसरी कैटेगरी आएगी तो उस पर अलग लॉ। तो कोई स्टैंडर्डाइज लॉ नहीं था बेसिकली। अब मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, इसको कैसे उन्होंने इकट्ठा किया, कैसे कोड किया, वो इसका मैटर नहीं है। वो बहुत लंबा चौड़ा, बहुत ज़्यादा गहरा हो जाएगा, उसको छोड़ देंगे। तो सेटलमेंट एक्ट में मोटी मोटी बातें ये हो गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको दोबारा पावर मिल गई थोड़ी बहुत। उसको कंट्रोल जो करने का, रेगुलेट करने की कोशिश करी थी, वो ऑलमोस्ट नलीफाई होगी। पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बाकी गवर्नरों के ऊपर अभी भी हावी थे, और ये वाली बात तो चलती रही काफ़ी टाइम तक। अब ये जीजी ऑफ बंगाल आगे जाके जीजी ऑफ इंडिया बन जाएंगे, फिर वो बाद में वाइसरॉय ऑफ इंडिया बन जाएंगे 1857 की क्रांति के बाद। तो ये तो बहुत चलता रहा। इनको भी वापस अपनी पावर्स मिलेंगी बॉम्बे मद्रास को, दूसरी प्रेसिडेंसीज को थोड़ी बहुत डिसेंट्रलाइजेशन होगा, पर वो अभी नहीं होगा। अभी फिलहाल तो एक तरफा गाड़ी चलेगी, है ना। 1784 में उसके बाद आएगा पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 पिट्स इंडिया। इसमें क्या होता है, पिट्स इंडिया एक्ट में ये होता है कि पिट्स कहता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये अब एक पॉलिटिकल एसोसिएशन की तरह भी काम कर रही है, सिर्फ एक ट्रेडिंग एसोसिएशन नहीं रही है ना। तो इनके जो ट्रेडिंग का और जो पॉलिटिक्स का, पॉलिटिकल फंक्शन, इनका सेपरेशन बड़ा जरूरी है। इनको सेपरेट किया जाए, है ना। एक, क्योंकि जो बिजनेस करने गए थे उनका राज करने का या पॉलिटिक्स करने का या एडमिनिस्ट्रेशन करने का अधिकार नहीं बनता। उनके पास सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने के राइट्स दिए गए थे क्राउन के द्वारा। तो अब किसी ना किसी तरीके से इनको थोड़ा सा तो कंट्रोल में करना ही था। तो उसके लिए पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया। क्राउन फिर आया कि हमने एक बार तो इनको जेल दे दी 1781 में, अब इनको फिर खींचते हैं। वो मछली पकड़ने का गेम चल रहा था, कभी डील दो, कभी खींच लो, कभी डील दो, कभी खींच लो। और ये सब 1857 में क्या होगा, 1857 में क्राउन को एक बहाना मिल जाएगा 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति से हिंदुस्तान को तो थोड़ा बहुत फायदा, थोड़ा बहुत ही हुआ था, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। एक हाँ ये जरूर है कि आज़ादी की लहर जाग गई थी, मन में ये था कि हाँ हम आज़ाद होना चाहते हैं। पर उसके बाद भी हमें 1857 के बाद भी हमें 90 साल लगे 1947 में आज़ादी पाते पाते। और 1757 में वो तो अलग ही कहानी थी। उस टाइम तो अंग्रेजों ने अपनी पैड जमाई थी, वो आपको और पढ़ेंगे। तो पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट में मेन काम ही यही होता है कि भाई इनको एक सेपरेशन करो, है ना, या एक ही काम दोनों को मत दो। तो पिट्स इंडिया एक्ट आ गया, समझ गए हम कि भाई इनकी ट्रेडिंग और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग अलग कर दो। उसके लिए अब इन्होंने क्या किया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे
इनको तो कभी तुम संभालो ट्रेडिंग फंक्शन, जैसा कि तुम पहले करते थे, जिसका तुम्हें चार्टर क्वीन ने दिया था, तो तुम अपने इसी काम को संभालो। अब हम बना देते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नई बॉडी क्रिएट कर दी उन्होंने। इसको कहा कि भाई तुम पॉलिटिकल अफेयर्स और मिलिट्री अफेयर्स पे ध्यान दो, तुम ये दो काम करो। रेवेन्यू में भी इसी में आ गया। इनको तो कभी तुम तो वापस वही कॉटन खरीदो, बेचो, भेजो इंग्लैंड, वहां से सूत बनेगा, धागा बनेगा, उसको वापस इंडिया लाके बेच लो, तो जहाँ मर्जी ले जाओ। तुम्हारा काम सिर्फ धंधा करना है, बिजनेस करो बस बैठ के। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना देते हैं हम। अब पॉलिटिकल अफेयर्स, मिलिट्री अफेयर्स, और दूसरी बात सबसे बड़ी कह दिया कि पॉलिटिकल अफेयर्स यहाँ पे बेसिकली इन्होंने ये कह दिया एक तरीके से इनडायरेक्टली कि इंडिया जो है उसके जो भी एरियाज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ चुके हैं वो उसके अपने नहीं है, वो बिलोंग करते हैं किसको, क्राउन को, इंग्लैंड के। तो उन्हें एक तरीके से धमका दिया गया कि भैया यहाँ पे तुम्हें धंधा करने दे रहे हैं, तुम थोड़ा बहुत अपनी छेड़छाड़ भी जारी रखो, कंट्रोल भी करो, जमीनें जीतो, एक एम्पायर बनाओ, पर उसका एंड ऑफ द डे अधिकार किसका रहेगा, क्राउन ऑफ इंग्लैंड का, क्योंकि तुम इंग्लैंड के नाम से ही यहाँ आए हो और तुम्हें वापस भी इंग्लैंड ही आना है। तो यहाँ से फिर से दोबारा एक बार खींच लिया इन्होंने कि इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके बाद रहेगा के चार्टर एक्ट आएंगे। चार्टर एक्ट 2-3 चार्टर एक्ट होते हैं, तो उसमें बेसिकली क्या है कि क्राउन कहता है कि भाई ठीक है ईस्ट इंडिया कंपनी अभी थोड़े टाइम तक और बिजनेस कर लेगी, वहाँ पे चलता रहेगा। चार्टर एक्ट रिन्यू कराने पड़ते हैं बार बार गवर्नमेंट से ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो चार्टर एक्ट आएंगे 1784 के बाद 1793 का चार्टर एक्ट आएगा। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सटेंडेड फॉर 20 मोर ईयर्स। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कहा गया कि भाई 20 साल तुम्हें और इंडिया में धंधा करने के लिए मोनोपोली दी जा रही है, ठीक है ना। मेन बात इसकी यही थी। इसके अलावा छोटा मोटा और था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो उसको पावर मिल गई है बाकी प्रेसिडेंसी के ऊपर। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं था, मेन बात यही थी कि 1793 में क्या हुआ था, 20 साल के लिए उनका चार्टर और बढ़ा दिया गया था कि तुम्हारी मोनोपोली रहेगी। इससे पहले एक लॉर्ड कॉर्नवालिस और आए थे इंडिया में, वो भी याद रख लो। 1786 में इन्होंने कुछ अमेंडमेंट कराए थे कि शर्त रखी थी इन्होंने कि अगर मुझे इंडिया भेजना है ब्रिटिश सरकार को, लॉर्ड कॉर्नवालिस और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना के भेजना है, तो मुझे 2 शर्तें हैं कि एक तो जो मैं हूँ मुझे अधिकार दिए जाए स्पेशल इस बात के कि मैं कमांडर एंड चीफ रहूँ, और दूसरी बात कि मेरे जो भी काउंसिल थी उसकी, गवर्नर जनरल की काउंसिल हुआ करती थी जो उसको राय देती थी कि भाई ये करना है ये नहीं करना, और उनकी राय को मानना भी पड़ता था कुछ हद तक गवर्नर जनरल को। इससे पहले तो बहुत मानना पड़ता था। जब कॉर्नवालिस ने आने की बात करी कि भाई मैं तो एक ही शर्त पे इंडिया जाऊँगा, मुझे भेजोगे कि अगर किसी बात में मेरी ठन गई काउंसिल से, यानी वो अलग सोच रहे हैं मैं अलग सोच रहा हूँ, तो मेरी बात चलनी चाहिए। स्पेशली इंपॉर्टेंट मैटर्स क्या होते थे, रेवेन्यू, मिलिट्री, पॉलिटिकल एसोसिएशन विद अदर स्टेट्स, हमारे जो भी उनके साथ रिलेशन थे दूसरी स्टेट्स के साथ, हमारे तो क्या सॉरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो उससे रिलेटेड किसी भी बात पे अगर इसकी और इसकी काउंसिल की सहमति नहीं बनती है तो कॉर्नवालिस ने कहा भैया मुझे तो
अपनी बात चलानी है, मैं काउंसिल की बात नहीं मानूंगा। तो ये बात थी। अब 1793 में तो आपको बता ही दिया कि चार्टर एक्ट आया था, उसके बाद 1813 में फिर एक चार्टर एक्ट आएगा। इसकी बात कर लेते हैं एक सेकेंड में। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ था जी? 1813, अब इसको बोला भैया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म, अब नहीं चलेगी तुम्हारी, अब दूसरी कंपनियां भी आएंगी इंग्लैंड की धंधा करने, अगर उनका मन करेगा। है कंपनी मोनोपोली खत्म, फिनिश्ड, नो मोर। ठीक है, पर उसके एक्सेप्शन छोड़ देगी। ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी, चाय बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट था ट्रेड का, इंडिया से यूरोप जाने वाला। अंग्रेजों को चाय पीने का बड़ा शौक था, तो चाइना से जो भी ट्रेड होगा और जो टी में ट्रेड होगा, चाय में जो ट्रेड होगा, उस पे मोनोपोली बरकरार रहेगी। एक्सेप्ट, ठीक है साहब। उसके अलावा खत्म, बाकी कंपनियां मोर देन वेलकम है अगर आना चाहे इंडिया में, ठीक है ना। और दूसरी बात भाई, फिर इसमें भी सॉवरेंटी जो थी असर्ट कर दी। सॉवरेंटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन asserted over holdings of British East India Company in India। होल्डिंग्स की जगह टेरिटरीज भी लिख सकते हो आप, वो जो भी आप बोलो, होल्डिंग्स भी होती हैं। वो उन्होंने कोई चाय का बागान खरीद लिया है तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी का है या नहीं है, ये थोड़ा सा लीगल मैटर है, इसमें अपन नहीं पढ़ते, आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट बातें थी कि भाई उन्होंने कहा चाय में और उसमें तो तुम करते रहो, बाकी में नहीं देंगे। मिशनरीज आने लग गए थे इसके बाद। ये एक और बात थी छोटी सी जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं भी है, ठीक है। इसके बाद 1833 में फिर आएगा चार्टर एक्ट। बड़े चार्टर आते थे 20-20 साल में आने लग जाते थे। अब क्या था कि पहले तो बड़े लंबे टाइम में आते थे क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, पर 1765 के बाद तो भैया पूछो मत, इंग्लैंड में इंडिया ही इंडिया था कि वही बस इंडिया को लूटने का तरीका वो कहता था मैं लूट लूँ, वो कहता था मैं लूट लूँ, सब इसी जुगत में लगे हुए थे, है ना। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या हुआ भाई, ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एबोलिश्ड। इनको कह दिया भाई बेवकूफ़ बनाना बंद करो, तुम कोई ट्रेडिंग कंपनी नहीं हो, बाकियों को बिजनेस करने दो, अब तुम एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान दो। ये जितनी भी टेरिटरीज इंडिया की हैं सब तक बहुत वास्ट हो गई थी, ऑलमोस्ट सारे इंडिया पे कब्जा आ चुका था। तो क्राउन ने क्या बोला कि भैया ये अब चाय पत्ती बेचना बंद कर दो, ठीक है। हम खुद तो आ नहीं सकते हैं वहाँ पे, और आ भी नहीं रहे अभी, अब आएंगे तो लड़ाई हो जाएगी, दोनों के बीच में वर्चस्व की जंग हो जाएगी। और क्राउन को पता था कि इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी शायद इंडिया में इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि अगर क्राउन जाके वहाँ पे उनसे लड़ने की कोशिश करेगा तो हार जाएगा, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, नाक कट जाएगी, इंग्लैंड का राज भी चला जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा, भैया ट्रेडिंग एक्टिविटी बंद कर दो, चाय पत्ती बेचना बंद कर दो, अब तुम एक काम करो, तुम एडमिनिस्ट्रेशन संभाल लो इंडिया का, ठीक है, इन द नेम ऑफ द क्राउन। कि जो भी इंडिया में तुमने जीता है ना वो है तो क्राउन का, बट संभाल तुम लो हमारी तरफ से, इन द नेम ऑफ द किंग, ठीक है। ये उनको बोल दिया। दूसरी बात इन्होंने क्या करी,
अब इनको सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम सौंप दिया। इन्होंने क्या करा, उठा के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जी ऑफ बंगाल उठा के क्या बना दिया, जी ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड पेंटिक थे शायद, जहाँ तक मेरे को याद है। कभी कभी मैं भी गलती कर सकता हूँ, पर शायद नहीं, आई एम श्योर लॉर्ड विलियम बेंटिक, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे पहले। ठीक है, अब इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया तो इनके अधिकार तो भाई साहब सब प्रेसिडेंसी के ऊपर हो गए पहले तो, बाकी सब तो इनसे नीचे ही रहेंगे, बराबरी तो होएगी कैसे, है ना। तो मेन 2-3 चीज़ें यही थी। अब इसमें एक छोटी सी बात और थी, कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसमें 1833 का जो चार्टर एक्ट था ना, इसमें इन्होंने कोशिश की थी सिविल सर्विसेज को एक ओपन प्लेटफॉर्म पे लाने की, कि भाई हर किसी को मौका दिया जाए इसमें सेलेक्ट होने का, परंतु ऐसा हो नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो बावड़े हो गए। बोले साला एक तो हमको एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी दे दी, ट्रेडिंग बंद करा दी, फिर कह दिया कि ये जो जमीनें तुम जीत रहे हो एक्चुअल में तो राजा महाराजा की है, महाराजा ऑफ इंग्लैंड की है, क्राउन की है। और उसके बाद अभी कह रहे हैं कि सिविल सर्विसेज भी ओपन कर देते हैं। चले इंग्लिश जो नॉर्मल मिडिल क्लास है वो भी आ जाएगी, कुछ इंडियन भी आ जाएंगे, हमारे लिए तो आफत हो जाएगी, हमारा तो धंधा ही बंद हो जाएगा। सब कुछ अगर क्राउन के हाथ में चलाएगा तो उन्होंने कहा ना 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 ना, ये काम नहीं होने देंगे भाई। तो फिर एक बार सरकार भी मान गई, सरकार को भी समझ में आ गया कि भाई ज़्यादा रेडिकल अप्रोच रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कल को विद्रोह हो जाएगा, बहुत बड़ी कॉलोनी हाथ लग रही है, बहुत माल आ रहा है, फालतू में पंगा नहीं लेते। तो वो मान गए इसको 1833 में कि नहीं करते कोई बात नहीं। पर 1853 में इन्होंने उठा के कर ही दिया था, 57 में किया था कि 53 में सोचूंगा अभी मैं थोड़ा सा, है ना।